नमस्कार। आज हम हंस वहिंगर की जो मानो जैसे की या एज इफ फिलॉसफी है उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी। पिछले विश्लेषणों में हमने देखा था कि विज्ञान गणित जैसे बड़े दायरों में इसका क्या असर है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब अक्सर अनजाने में ही कैसे काम करता है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है ना, ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है। हाँ, ये तो हमारी दिनचर्या में, हमारी सांसों में घुला मिला हुआ है। जैसे हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते, हमारी योजनाएं, सही, सब कहीं ना कहीं इन मानो जैसे की ढांचों पर ही टिके हैं एक तरह से। तो चलिए कुछ बहुत ही आम उदाहरणों से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त बहुत दुखी है, हम उसे दिलासा देते हैं, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हमें सच में पता होता है कि सब ठीक हो ही जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य तो अनिश्चित है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन अब उस वक्त ये बात कहते हैं मानो जैसे कि ये एक सच्चाई हो। अच्छा। वहिंगर इसे एक उपयोगी फिक्शन कहते हैं। इसका मकसद कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि उस मुश्किल वक्त में हिम्मत देना, सांत्वना देना है। तो ये एक तरह का भावनात्मक सच है, भले ही तथ्यात्मक ना हो। और सामाजिक व्यवहार का क्या, जैसे शिष्टाचार, मैनर्स? हाँ, किसी पार्टी में गए, खाना शायद उतना अच्छा न लगा हो, पर मेजबान की तारीफ करना, अरे वाह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, ये भी इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, इसे आप एक हानि रहित फिक्शन कह सकते हैं। हानि रहित फिक्शन। जी, हम जानते हैं कि ये शायद पूरी तरह सच नहीं है, हो सकता है मेजबान भी ये बात समझता हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये छोटा सा फिक्शन, ये अभिनय सामाजिक मेलजोल बनाए रखने के लिए, मेजबान की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए, रिश्ते को सहज बनाए रखने के लिए जरूरी है। हम ऐसा बर्ताव करते हैं मानो जैसे कि हमें खाना बहुत पसंद आया। हमारी पूरी सामाजिक बातचीत ही देखी जाए तो ऐसे छोटे छोटे मानो जैसे कि से भरी पड़ी हैं। जैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, या अरे आप इस कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये चीजें अक्सर सामाजिक रिश्तों को आसान बनाती हैं। सही बात है। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या रूप है, खास तौर पर आत्म सुधार की जब बात आती है? वो एक कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, ये कहावत तो बहुत चलती है, और देखा जाए तो ये वहिंगर के एज इफ सिद्धांत का ही एक बहुत प्रैक्टिकल रूप है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, बहुत घबराहट होती है। आम बात है। तो सलाहकार या दोस्त क्या सलाह देते हैं? यही कि भाई जब तुम स्टेज पर जाओ तो ऐसे व्यवहार करो मानो जैसे कि तुम एक बहुत ही आत्मविश्वासी वक्ता हो। हाँ। अब वो व्यक्ति अंदर से तो डरा हुआ है, लेकिन जब वो आत्मविश्वास का अभिनय करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आवाज का टोन बदलता है। तो अक्सर ये बाहरी अभिनय धीरे धीरे उसकी अंदरूनी हकीकत को भी बदलने लगता है। हम एक आदर्श व्यक्तित्व का फिक्शन बनाते हैं और फिर उस फिक्शन को जीकर उसे अपनी सच्चाई बनाने की कोशिश करते हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, तो क्या भविष्य के लिए योजना बनाना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जैसे हम अगले महीने की छुट्टियों की योजना बनाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, पर है इसी से जुड़ी। जब हम टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो हम ये सब किस आधार पर कर रहे होते हैं? मतलब ये मान करके हम जा पाएंगे। बिल्कुल, इस विश्वास के साथ कि मानो जैसे कि हम अगले महीने स्वस्थ रहेंगे, गाड़ी ठीक रहेगी, मौसम साथ देगा, कोई और अड़चन नहीं आएगी। हाँ, सही है। हम भविष्य को एक तरह से निश्चित मानकर चल रहे हैं, जबकि असल में तो वो अनिश्चित है। तो योजना बनाना अपने आप में एक फिक्शन हुआ, एक उपयोगी फिक्शन। बिल्कुल, ये हमें आज मतलब वर्तमान में कुछ करने, तैयारी करने के लिए एक ढांचा देता है, एक दिशा देता है। अगर हम हर पल सिर्फ अनिश्चितता के बारे में ही सोचते रहेंगे तो शायद कभी कोई प्लान बना ही नहीं पाएंगे, कोई कदम उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये तो साफ है कि मानो जैसे कि कोई बहुत दूर की कोई किताबी बात नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे सफेद झूठ, उम्मीद भरी सोच, सामाजिक अदाकारी, ये धोखे नहीं बल्कि शायद जिंदगी की गाड़ी चलाने वाले जरूरी तेल और ग्रीस की तरह हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक गंभीर सवाल उठता है, अगर ये फिक्शन इतने काम के हैं, इतने उपयोगी हैं, तो क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या होता है जब हम किसी फिक्शन को इतना ज्यादा सच मान लेते हैं कि वास्तविकता से ही दूर हो जाते हैं? मतलब एक उपयोगी फिक्शन एक खतरनाक धोखे में कब बदल जाता है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, और वहिंगर खुद भी इस खतरे से वाकिफ थे। वो चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी? वो कहते हैं कि फिक्शन तभी तक उपयोगी है जब तक हम इस बात को लेकर सचेत हैं, जागरूक हैं कि ये एक फिक्शन है। अच्छा। कि महज एक औजार है, एक टूल है,
अंतिम सच्चाई नहीं। जिस पल हम ये भूल जाते हैं और अपनी बनाई हुई कल्पना को ही परम सत्य मान बैठते हैं, हाँ। उसी पल वो एक उपयोगी फिक्शन से एक खतरनाक हठधर्मिता या जिसे डोगमा कहते हैं उसमें बदल जाता है। और इसका सबसे साफ उदाहरण शायद कट्टरता में देखने को मिलता है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कोई वैचारिक कट्टरता हो। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी बात की थी, धार्मिक विश्वास एक बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक फिक्शन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति या समूह ये भूल जाता है कि ये विश्वास का मामला है और उसे एक ऐसे वैज्ञानिक तथ्य की तरह ट्रीट करने लगता है जिसे पूरी दुनिया पर थोपा जाना चाहिए, हाँ, जबरदस्ती, तब वही फिक्शन खतरनाक हो जाता है। जब लोग अपने मानो जैसे की को दूसरों का एकमात्र सच बनाने पे तुल जाते हैं, तो फिर असहिष्णुता, घृणा, हिंसा ये सब चीजें जन्म लेती हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। बिल्कुल। तो समस्या फिक्शन में नहीं है, समस्या उसे अंतिम सत्य मान लेने में है। और व्यक्तिगत स्तर पर इसके क्या खतरे हो सकते हैं? वही फेक इट टिल यू मेक इट वाला उदाहरण अगर लें फिर से। हाँ, उसमें भी खतरा है। अगर वो व्यक्ति जो आत्मविश्वास का अभिनय कर रहा है वो उसमें इतना डूब जाए कि अपनी असलियत से, अपनी कमजोरियों से, अपनी सच्ची भावनाओं से ही नाता तोड़ ले, मतलब एक मुखौटा पहन ले। हाँ बिल्कुल, एक झूठी पहचान के पीछे छिपकर जीने लगे और कभी अपनी असली समस्याओं का सामना ही ना कर पाए, तो ये एक मानसिक समस्या बन सकती है। सही। इसी तरह अगर कोई लगातार इस फिक्शन में जिए कि मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता, तो पहली बड़ी असफलता उसे पूरी तरह से तोड़कर रख सकती है। तो उपयोगी फिक्शन हमें वास्तविकता से मुकाबला करने में मदद करता है, वो हमें वास्तविकता से भागने के लिए नहीं होता। संतुलन जरूरी है। और सामाजिक स्तर पर जैसे हानिकारक रूढ़ियां होती हैं, स्टीरियोटाइप्स। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जब एक समाज किसी खास समूह के बारे में ये फिक्शन बना लेता है कि अरे वो लोग तो आलसी होते हैं, या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या वो बेईमान होते हैं, तो ये एक बहुत ही विनाशकारी मानो जैसे के बन जाता है। कैसे? क्योंकि फिर लोग उस समूह के हर व्यक्ति के साथ मानो जैसे कि वो रूढ़ी सच हो उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, बिना जाने पहचाने। बिल्कुल, और इससे भेदभाव, अन्याय, सामाजिक संघर्ष पैदा होता है। ये एक ऐसा फिक्शन है तो समाज को जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है, इसलिए ये उपयोगी नहीं, हानिकारक है। आर्थिक जगत में भी इसके उदाहरण हैं शायद, जैसे स्टॉक मार्केट बबल की बात होती है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं, इस फिक्शन में जीने लगते हैं कि किसी खास स्टॉक या एसेट की कीमत हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, बिना किसी वजह के भी। हाँ, मतलब एक उपयोगी अनुमान को एक अटल सत्य मान लेते हैं, तो एक खतरनाक बुलबुला बन जाता है। लोग इस फिक्शन के आधार पर आंखें बंद करके पैसा लगाते जाते हैं, और जब वो बुलबुला फूटता है तो लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है। तो एक उपयोगी फिक्शन और एक खतरनाक हठधर्मिता, इनके बीच फर्क कैसे करें? वो लाइन कहाँ है? वेंगर इसका एक सरल रास्ता सुझाते हैं, जागरूकता। हाँ, हमें हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम एक औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें समय समय पर अपने फिक्शंस की, अपने विश्वासों की समीक्षा करनी चाहिए, खुद से सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल, क्या ये विचार अभी भी मेरे लिए उपयोगी है? क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? क्या ये मुझे दूसरों से जोड़ रहा है या दूर कर रहा है? एक अच्छा फिक्शन लचीला होता है, उसे जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, जबकि एक खतरनाक हठधर्मिता कठोर होती है, अपरिवर्तनशील। वो मचान वाली उपमा। हाँ बिल्कुल, वेहिंगर की वो मचान स्कैफोल्डिंग वाली उपमा बहुत सटीक है। एक अच्छा फिक्शन एक मचान की तरह होता है जिसे इमारत बनाने के बाद हटा दिया जाता है। और खतरनाक फिक्शन वो एक ऐसी मचान है जिससे लोग इतना प्यार करने लगते हैं कि वो कभी इमारत बनाना शुरू ही नहीं करते, या फिर उसी मचान को अपनी जेल बना लेते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो अगर हम इसके खतरों को समझ गए हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस फिलॉसफी का सकारात्मक रूप से जानबूझकर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, यही सबसे अहम पड़ाव है। कैसे हम अपने लिए बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली फिक्शन बना सकते हैं? यही इस यात्रा का, इस समझ का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसका मूल मंत्र है, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन कहानियों को बदलना शुरू करें जो आप खुद को सुनाते हैं। अच्छा, ये जानबूझकर अपने लिए सकारात्मक और सशक्त फिक्शन बनाने की कला है। तो इसका पहला कदम क्या होगा? शायद अपने जो मौजूदा नकारात्मक फिक्शन है उनको पहचानना। बिल्कुल, जैसे मैं इस काम के लिए बनी नहीं हूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ बिल्कुल,
हम सबके दिमाग में ऐसी कुछ न कुछ कहानियां, कुछ विश्वास होते हैं और इनमें से कई हमें पीछे खींचते हैं। आप मानो जैसे कि आपकी किस्मत खराब है, इस तरह जीते हैं और फिर दिमाग उन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है जो इस बात को साबित करती हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, सही है। तो सबसे पहले इन सीमित करने वाले फिक्शंस को पहचानना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या ये विश्वास सच में पत्थर की लकीर है या सिर्फ एक कहानी है जो मैंने मान लिए? और पहचानने के बाद दूसरा कदम जानबूझकर उनका एक सकारात्मक विकल्प बनाना। हाँ, यही असली मानो जैसे कि का रचनात्मक उपयोग है। अगर पुराना फिक्शन है, मैं कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकती, तो नया फिक्शन बनाइए, मैं एक ऐसी इंसान हूं जो हर दिन अपने संवाद कौशल को बेहतर बना रही है। अब जरूरी नहीं कि आप इस नए फिक्शन पर तुरंत पूरी तरह विश्वास कर लें। जरूरी यह है कि आप इसके अनुसार अभिनय करना शुरू करें, मतलब व्यवहार करना शुरू करें। हाँ, मानो जैसे कि आप सच में एक सीखने वाली और सुधार करने वाली व्यक्ति हैं, इस तरह से व्यवहार करना है। यानी किताबें पढ़ना, अभ्यास करना, छोटे समूहों में बोलना। विहिंगर के अनुसार ये अभिनय, ये मानो जैसे कि वाला व्यवहार धीरे धीरे आपकी नसों में उतरने लगता है। कर्म से विचार बदलते हैं। हाँ, और बदलते विचारों से वास्तविकता। लक्ष्य निर्धारण में ये कैसे मदद कर सकता है, खासकर बड़े लक्ष्यों के लिए जिनसे अक्सर डर लगता है? मानो जैसे कि फिलॉसफी हमें बड़े सपने देखने की आजादी देती है। एक तरह से आप अपने लिए एक भविष्य का फिक्शन बना सकते हैं, एक आदर्श जीवन की तस्वीर। जैसे मैं 5 साल में एक सफल उद्यमी बनूंगी या बनूंगा। ये भविष्य का फिक्शन आपके लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है। फिर आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, एक सफल उद्यमी आज क्या करता है? अच्छा। और आप मानो जैसे कि आप पहले से ही वो व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हैं। इस तरह से अपने रोज के निर्णय लेने लगते हैं। ये आपके छोटे छोटे कामों को एक बड़े मकसद से जोड़ देता है और आपको प्रेरित रखता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में। फिक्शन तभी उपयोगी होता है जब वो हमें सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ये सोचने से कि मैं अमीर हूं, कोई अमीर नहीं बन जाएगा। सही बात है। आपको मानो जैसे कि आप एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचते और काम करते हैं, इस तरह से व्यवहार करना होगा। यानी वित्तीय योजना बनाना, निवेश सीखना, मेहनत करना। मानो जैसे कि फिलॉसफी कर्म का विकल्प नहीं है, बल्कि ये कर्म करने के लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ईंधन है, एक मोटिवेशन है। हाँ, ये हमें उस मानसिकता में डालता है जहां कर्म करना आसान और स्वाभाविक लगने लगता है। तो संक्षेप में ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी कहानियों के लेखक हैं। बिल्कुल। और अगर हमें अपनी कहानी पसंद नहीं आ रही है, तो हमारे पास एक नया अध्याय लिखने की शक्ति हमेशा होती है। बिल्कुल। और यही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे उम्मीद भरा और सशक्त संदेश है। तो ये थी हंस विहिंगर की फिलॉसफी ऑफ एज इफ, यानी मानो जैसे के दर्शन पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने समझने की कोशिश की कि ये सिद्धांत क्या है, कैसे ये विज्ञान से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक में काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके खतरे क्या हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये भी देखा कि कैसे हम इस शक्तिशाली ज्ञान का उपयोग अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदलने, अपने लक्ष्यों को पाने और एक बेहतर जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हम इंसान सिर्फ वास्तविकता को खोजने वाले प्राणी नहीं हैं, हम वास्तविकता को गढ़ने वाले प्राणी भी हैं, अपनी कल्पना की शक्ति से, अपने उपयोगी फिक्शंस के जरिए। ये फिलॉसफी हमें अपनी कल्पनाओं के लिए शर्मिंदा होना नहीं सिखाती, बल्कि उनकी शक्ति को पहचान कर उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाती है। सही कहा। वो विचार जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, समाज को एक साथ लाते हैं और मुश्किल समय में उम्मीद देते हैं, वे अपनी उपयोगिता में किसी भी कोरे तथ्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई खुद को कोई सकारात्मक बात कहे या किसी की मदद के लिए एक छोटा सा शिष्टाचार निभाए, या किसी बड़े लक्ष्य का सपना देखे, तो शायद ये याद रखना उपयोगी हो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानसिक औजारों में से एक का इस्तेमाल हो रहा है, अनजाने में ही सही। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में कौन से मानो जैसे कि सक्रिय हैं, वे हमें किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। क्या वे हमें आगे बढ़ा रहे हैं या अनजाने में किसी मचान में कैद कर रहे हैं? ये वाकई सोचने का विषय है। इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। ये मानो जैसे वाली सोच, जिसे विहिंगर फिक्शन कहते हैं, आखिर है क्या चीज, और ये विज्ञान जैसे ठोस माने जाने वाले क्षेत्र में भी कैसे काम करती है?
चलिए इस दिलचस्प पहेली को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा वाकई सोचने का एक, आप कह सकती हैं, नया नजरिया देती है। वेंगर हमें उकसाते हैं कि हम विचारों को सिर्फ सच या झूठ के इस परंपरागत चश्मे से न देखें। उनकी किताब का सार यही है कि किसी विचार की उपयोगिता, मतलब उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, वो भी उतनी ही या शायद कभी-कभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर जब हम इस जटिल दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। वेंगर इन फिक्शंस या कल्पनाओं से मतलब क्या रखते हैं? क्योंकि ये शब्द सुनते ही तो हमें कहानियों का, उपन्यासों का ख्याल आता है। हाँ, सही है, लेकिन यहाँ फिक्शन का मतलब वो साहित्यिक कल्पना से थोड़ा अलग है। वेंगर के लिए फिक्शन एक जानबूझकर अपनाया गया विचार है, एक मानसिक ढांचा। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, हम उसे सच मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अक्षरशः सच नहीं है। ओके। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी व्यवहारिक समस्या को सुलझाना, या किसी चीज को समझना आसान बनाना, या फिर आगे बढ़ने के लिए एक आधार तैयार करना। ये धोखा नहीं है। धोखा नहीं है? नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मानसिक औजार है। ये दिलचस्प है। मतलब ये झूठ बोलने जैसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ धोखा देने का इरादा नहीं है। ये एक तरह का मेंटल टूल है। बिल्कुल। वेंगर के टेक्स्ट में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है जो इस बात को एकदम साफ करता है। हाँ, वो जंगल में खोए हुए इंसान वाला उदाहरण, वो वाकई बहुत सटीक है। हाँ। सोचिए, कोई है जो घने अनजान जंगल में भटक गया है। न कोई नक्शा है पास में, न दिशा का कोई ज्ञान, न कोई रास्ता सूझ रहा है। मतलब चारों तरफ बस अनिश्चितता है। बिल्कुल। अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि वो पूरी तरह निराश हो जाए, हार मानकर वहीं बैठ जाए और शायद अपनी किस्मत को कोसे, जो कि ज्यादातर लोग शायद करेंगे ऐसी स्थिति में। हाँ, शायद। या फिर दूसरा रास्ता है जो वेंगर के दर्शन से जुड़ता है। हाँ? वो ये कि वो अपने मन में एक दिशा तय करे और खुद से कहे, चलो मानो जैसे कि ये उत्तर दिशा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरफ चलने से मुझे कोई ना कोई रास्ता, कोई गांव जरूर मिलेगा। अच्छा, मानो जैसे? हाँ, मानो जैसे। अब देखिए, उसे असल में नहीं पता कि वो उत्तर दिशा है या नहीं, और ना ही उसे ये पक्का पता है कि उधर कोई रास्ता है भी या नहीं। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत विश्वास है, एक फिक्शन। लेकिन इस फिक्शन को, इस मानो जैसे को अपनाने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसे एक मकसद मिला, एक दिशा मिली जिसमें वो चल सकता है। उसे निराशा से बाहर निकलने की एक वजह मिल गई। हाँ, उसे चलने की हिम्मत मिली, कर्म शुरू हुआ। एकदम सही। हो सकता है वो दिशा पूरी तरह गलत हो सकता है वो और गहरे जंगल में चला जाए, लेकिन चलते रहने से, कोशिश करते रहने से उसके बचने की संभावना उस इंसान से तो कहीं ज्यादा है जो पहले ही हार मानकर बैठ गया था। बात तो सही है। यही मानो जैसे की ताकत है। ये सच न होते हुए भी हमें एक्शन लेने, समस्याओं से जूझने और उम्मीद बनाए रखने की एक मानसिक शक्ति देता है। अच्छा। सिद्धांतों पर टिकी हुई है। जैसे वो ग्लोब का उदाहरण भी है टेक्स्ट में। हाँ, बिल्कुल। ग्लोब असली पृथ्वी तो नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। वो तो प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का बना होता है। हाँ। लेकिन पृथ्वी के महाद्वीपों को, महासागरों को, दूरियों को समझने के लिए हम उसे मानो जैसे वो असली पृथ्वी हो वैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी फिक्शन है, क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर जटिलता से घबराता है। वो चीजों को समझने के लिए सरलीकरण चाहता है, मॉडल बनाना चाहता है, और ये मॉडल असलियत का एक उपयोगी नक्शा होते हैं। पूरी असलियत नहीं, ग्लोब ऐसा ही एक नक्शा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये फिक्शंस उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और वेंगर भी इस पर काफी जोर देते हैं। हाँ? कि अगर ये फिक्शन सच नहीं है तो फिर ये सीधे सीधे झूठ बोलने से अलग कैसे हैं? क्योंकि झूठ भी तो सच नहीं होता। मतलब एक धोखेबाज और एक दार्शनिक के असत्य में क्या फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये फर्क समझना वेंगर के पूरे दर्शन की कुंजी है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा? वो 3 तरह के विचारों में बहुत साफ अंतर करते हैं: झूठ, परिकल्पना और फिक्शन। ओके, 3 चीजें। हाँ। पहला, झूठ। इसका इरादा हमेशा और केवल धोखा देना होता है। हमेशा धोखा? हाँ। जब कोई झूठ बोलता है तो वो चाहता है कि सुनने वाला उस झूठी बात को पूरी तरह सच मान ले। यहाँ मकसद ही गुमराह करना है, अपना फायदा उठाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना। जैसे कोई नकली दवा को असली बताकर बेच दे, यहाँ सच को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है परिकल्पना।
हाइपोथेसिस। ये विज्ञान में बहुत आम है। ये एक ऐसा विचार या दावा है जिसे पेश करने वाले को लगता है कि ये सच हो सकता है। हो सकता है, पक्का नहीं। हाँ, पक्का नहीं। ये एक शिक्षित अनुमान है जिसकी सच्चाई को प्रयोगों या सबूतों के जरिए परखा जाना बाकी है। वैज्ञानिक परिकल्पना सच की खोज के लिए बनाता है, धोखा देने के लिए नहीं। जैसे डार्विन ने विकासवाद की परिकल्पना पेश की। उसका लक्ष्य था या तो उसे सबूतों से सच साबित करना, या अगर वो गलत साबित होती है तो उसे छोड़ देना। ये सच की तरफ बढ़ने का एक कदम है। राइट। और तीसरा अब आता है वाइंगर का फिक्शन, कल्पना। ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसे बनाते समय ही बनाने वाले को अच्छी तरह पता होता है कि ये सच नहीं है। अच्छा, ये पता होता है पहले से? हाँ, ये पता होता है। ये सिर्फ एक मानसिक औजार है, एक उपयोगी कल्पना। इसका मकसद न तो धोखा देना है जैसे झूठ में होता है, और ना ही इसे सच साबित करना है जैसे परिकल्पना में होता है। तो फिर मकसद क्या है? इसका एकमात्र मकसद है उपयोगिता। किसी मुश्किल काम को आसान बनाना, किसी जटिल चीज को समझने में मदद करना, या किसी समस्या का हल निकालना। इसकी कीमत इसकी सच्चाई में नहीं बल्कि इसकी काम आने में है। मतलब फिक्शन की परख इस बात से नहीं होती कि ये सच है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो काम का है या नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वेंगर के टेक्स्ट में आर्किटेक्ट के मॉडल का उदाहरण है जो इस बात को और साफ करता है। हाँ, वो मॉडल वाला उदाहरण है। जब एक आर्किटेक्ट कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले इसका एक छोटा सा मॉडल बनाता है, कार्डबोर्ड का, लकड़ी का या प्लास्टिक का, तो वो अच्छी तरह जानता है कि ये असली बिल्डिंग नहीं है। हाँ, जाहिर है वो मॉडल असली बिल्डिंग होने का दावा भी तो नहीं करता। सही कहा। आर्किटेक्ट उस मॉडल को न तो किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना ही उसे सच साबित करने के लिए। वो उसे मानो जैसे वो असली बिल्डिंग हो इसलिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो असली बिल्डिंग बनाते समय आने वाली समस्याओं जैसे हवा का दबाव कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ढांचा कैसा दिखेगा, इनको पहले से समझ सके, उनका अनुमान लगा सके। अच्छा, मतलब प्लानिंग के लिए। हाँ, प्लानिंग और समझने के लिए। और जब असली बिल्डिंग बन जाती है तो उस मॉडल का काम खत्म हो जाता है, उसे हटा दिया जाता है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मचान या स्कैफोल्डिंग जैसा हुआ। हाँ, जैसे इमारत बनाने के लिए मचान जरूरी है, वो इमारत को सहारा देता है, कारीगरों को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। लेकिन जैसे इमारत पूरी बन जाती है, मचान हटा लिया जाता है। इमारत सच है पर मचान उस सच तक पहुंचने का एक उपयोगी लेकिन अस्थायी फिक्शन था। क्या बेहतरीन उपमा दी आपने। बिल्कुल यही बात वेंगर कह रहे हैं। फिक्शन एक बौद्धिक मचान की तरह है। बौद्धिक मचान, वाह। तो जब वो कहते हैं कि हमारा समाज, हमारा विज्ञान फिक्शंस पर आधारित है, तो उनका मतलब ये नहीं कि ये सब झूठ और फरेब है। उनका मतलब है कि हमने अपनी समझ और तरक्की के लिए ऐसी बहुत सारे उपयोगी मानसिक औजार, ऐसी बौद्धिक मचाने घड़ी हैं जिनकी मदद से हमने सभ्यता और ज्ञान की इतनी ऊंची इमारत खड़ी की है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि हर विचार को सिर्फ सच झूठ के काले सफेद में ना देखें। कुछ विचारों की असली कीमत उनकी उपयोगिता में छिपी होती है। ये नजरिया तो मतलब विज्ञान को देखने का तरीका भी बदल देता है। अक्सर हम विज्ञान को परम सत्य, एकदम ठोस तथ्यों का खजाना मानते हैं। हाँ, मानते हैं। हमें लगता है विज्ञान में कल्पना की कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ सबूतों पर आधारित है। लेकिन वेंगर दिखाते हैं कि विज्ञान की ये शानदार इमारत भी कई मानो जैसे वाले स्तंभों पर टिकी है। हाँ, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है शुरू में, पर वेंगर इसके कई ठोस उदाहरण देते हैं। जैसे सबसे क्लासिक उदाहरण है परमाणु यानी एटम का। आज तो खैर हम जानते हैं कि एटम होते हैं। हम स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप जैसी तकनीक से उन्हें एक तरह से देख भी सकते हैं। हाँ, अब तो देख सकते हैं। लेकिन वेंगर के समय में और उससे पहले डाल्टन के समय में किसी ने एटम देखा नहीं था। ये सिर्फ एक विचार था, एक कल्पना। चलो मानो जैसे कि सारी दुनिया छोटे छोटे अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बनी है। और ऐसे एक मानो जैसे वाले विचार ने क्या कमाल किया। अरे, इसने तो रसायन शास्त्र में क्रांति ला दी। इसी विचार ने समझाया कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं निश्चित अनुपात में क्यों होती हैं, गैसों का व्यवहार दबाव और तापमान के साथ कैसे बदलता है। पूरी की पूरी आधुनिक रसायन शास्त्र इसी एक फिक्शन की नींव खड़ी हो गई। कमाल है। उस समय के वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि ये एटम सच में है या नहीं, या अगर है तो कैसे दिखते हैं, पर ये विचार काम कर रहा था। काम कर रहा था। हाँ, ये प्रयोगों के नतीजों को समझा रहा था, नई खोजों की भविष्यवाणी कर रहा था। ये एक अविश्वसनीय रूप से सफल
और उपयोगी फिक्शन था। वाह। बाद में जब तकनीक विकसित हुई तो ये फिक्शन सच के बहुत करीब पाया गया। हालांकि अब हम जानते हैं कि एटम भी विभाज्य हैं और उनके अंदर भी कण होते हैं, लेकिन शुरुआत में ये एक शक्तिशाली कल्पना ही थी। अगर वैज्ञानिक इसे देखने तक इंतजार करते रहते तो शायद केमिस्ट्री इतनी आगे बढ़ी ही नहीं पाती। वाह, ये सोचने वाली बात है। एक और दिलचस्प उदाहरण जो टेक्स्ट में है वो है बल की रेखाएं, लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ, बल की रेखाएं। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे दिखाने के लिए हम कागज पर ऐसी अदृश्य रेखाएं बनाते हैं जो एक ध्रुव से निकलकर दूसरे में जाती हैं। हाँ, बनाते हैं। क्या ये रेखाएं सच में होती हैं? मतलब क्या कोई लोहे की तारें होती हैं वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कितना भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप लेकर देखें, आपको ऐसी कोई रेखाएं नहीं दिखेंगी। तो फिर टेक्स्ट स्पष्ट करता है कि यह महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे की कल्पना थी, एक फिक्शन। फैराडे की कल्पना? असर दूर तक बिना किसी सीधे संपर्क के कैसे फैलता है। इन काल्पनिक रेखाओं को कागज पर बनाकर गणितीय गणना करना, क्षेत्र की ताकत का अंदाजा लगाना, ये सब आसान हो गया। और इसी फिक्शन के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम समझे गए, जिनसे आज हमारी दुनिया चल रही है। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेडियो तरंगे, सब कुछ। ये तो कमाल है। मतलब एक विचार जो सच नहीं था, उसने आधुनिक तकनीक की नींव रख दी। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और उदाहरण भौतिकी से है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें सिखाया जाता है कि हर वस्तु का सारा भार या वजन मानो एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है और हम उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। जब किसी चीज को संतुलित करना होता है या किसी मशीन के पुर्जों की गणना करनी होती है तो हम इसी बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो इंजीनियरिंग और फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या सच में किसी वस्तु के अंदर कोई ऐसा जादुई बिंदु होता है जहां उसका सारा वजन इकट्ठा हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वजन तो वस्तु के हर एक कण में, हर अणु में फैला होता है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन हर कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अलग अलग गणना करना तो लगभग असंभव है, खासकर जटिल आकारों वाली वस्तुओं के लिए। तो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक शानदार शॉर्टकट निकाला। मानो जैसे सारा वजन एक ही काल्पनिक बिंदु पर केंद्रित है। अच्छा, ये भी मानो जैसे। हाँ, इस सरल फिक्शन ने पूरी मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग को संभव बना दिया। पुल कैसे बनेंगे, इमारतें कैसे खड़ी रहेंगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, इन सब की गणना इसी काल्पनिक बिंदु के आधार पर होती है और ये गणनाएं सटीक काम भी करती हैं। गजब। ये सच नहीं है, लेकिन जैसा वेहेंगर कहते हैं, ये अक्सर सच से ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो इसका मतलब ये नहीं करता है कि विज्ञान सिर्फ शुद्ध देखे परखे सत्यों का संग्रह नहीं है। यह एक इंसानी गतिविधि है। हाँ। और इंसान अपनी समझ और सुविधा के लिए ऐसे मानसिक औजारों का, ऐसे फ्रिक्शंस का निर्माण करता है। ये तो विज्ञान की प्रक्रिया को और ज्यादा मानवीय और रचनात्मक दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। ये फिक्शंस विज्ञान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। ये दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग कितना लचीला और रचनात्मक है। हम जटिल से जटिल असलियत को समझने के लिए उसे सरल मॉडलों में, उपयोगी कल्पनाओं में बदल लेते हैं। ये मॉडल या फिक्शन खुद असलियत नहीं होते, पर वे हमें असलियत तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, नक्शे की तरह काम करते हैं। सही है। और ये हमें एक और अहम बात का एहसास कराता है। हो सकता है जिसे आज हम विज्ञान का अंतिम सत्य मान रहे हैं, भविष्य में वो भी किसी और ज्यादा बेहतर मॉडल के आने पर एक उपयोगी फिक्शन साबित हो। अच्छा। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। और इस यात्रा में कल्पना के ये मानो जैसे वाले सहारे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने देखा कि ये मानो जैसे सोच, यानी जानबूझकर गढ़े गए ऐसे विचार जिन्हें हम जानते हैं कि वे पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें उपयोगी औजारों की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि विज्ञान जैसे कठोर अनुशासन वाले क्षेत्र में भी प्रगति का एक अहम इंजन रहा है। परमाणु के विचार से लेकर गुरुत्वाकर्षण के केंद्र जैसी कल्पनाओं तक। और ये हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है, जिसकी तरफ वाइनगर की किताब भी इशारा करती है। क्या? कि अगर विज्ञान, जिसे हम तथ्यों पर आधारित मानते हैं, वो भी ऐसे काल्पनिक औजारों का इस्तेमाल करता है, तो उस दुनिया का क्या जिसे हम सबसे ज्यादा अमूर्त, तार्किक और सटीक मानते हैं, यानी गणित का। गणित?
अच्छा। हाँ, हाँ। क्या गणित की दुनिया भी ऐसे मानव जैसे विचारों से भरी पड़ी है? ये सोचने वाली बात है, क्या एक और एक मिलकर दो होने जैसी बुनियादी बातों के पीछे भी कोई गहरा मानव जैसे का खेल छिपा है? और उन काल्पनिक संख्याओं इमेजिनरी नंबर्स का क्या, जैसे √(-1)? हाँ, काल्पनिक संख्याएं जिनके बारे में हमें पता है कि वे वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं हैं, फिर भी उनके बिना इंजीनियरिंग और भौतिकी के कई समीकरण हल ही नहीं हो सकते। क्या वे भी वेहेंगर के अर्थ में शक्तिशाली फिक्शन है? बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान की हर शाखा में और शायद हमारी रोजमर्रा की सोच में भी ये फिक्शंस कितनी गहराई तक बैठे हुए हैं। वेहेंगर का दर्शन हमें शायद यही सिखाता है कि विचारों को केवल उनकी सच्चाई के पैमाने पर ही नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता के पैमाने पर भी तौलना चाहिए। हाँ, उपयोगिता। क्या ऐसा करने से हमें समस्याओं को देखने और सुलझाने के नए और ज्यादा रचनात्मक तरीके मिल सकते हैं? वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचते रहना चाहिए। क्या हमारी सफलता अक्सर सच को जस का तस देखने से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुनिया को समझने और बदलने के लिए कितने उपयोगी मानसिक औजार कर सकते हैं? अगली बार तक इसी सोच के साथ विदा लेते हैं।